अल्फा प्लस बीटा एक्स, इसी से बोला ना हो, हाँ इसी से। हाँ देखिए इसको ऐसे समझिए आप लोग को, तब समझ में आएगा। इसको न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं ना, c इक्वल टू 20 प्लस 0.8 वाई, है ना। अब इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे, इनकम हमारा मान के चलते हैं कि y इक्वल टू 100 रुपया है ना। तो जब इसको हम लोग एपीसी निकालेंगे तो एपीसी इक्वल टू क्या होता है, c बाय वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 प्लस 0.8 वाई बटा वाई हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 20 बटा वाई प्लस 0.8 इंटू वाई बटा वाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाई से ये वाई कट जाएगा तो एपीसी इक्वल टू क्या बचेगा 20 बटा वाई प्लस 0.8। यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा जो है हम एमपीसी निकालते हैं ना, सी इक्वल टू 20 प्लस 0.8 वाई, तो इसका क्या हो जाएगा डी सी बाई डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, प्लस वाई है तो क्या, और वो 0.8, ये 1 हो जाएगा। हाँ तो ये हमारा क्या हो गया एम पी सी इक्वल टू 0.8 हो गया। हाँ सर। अब देखिए अब वाई का कितना हमारे पास है 100 है, तो इसको हम पुट कर देते हैं ना। तो एपीसी में हम पुट कर देंगे 20 बटा 100 प्लस 0.8, ये क्या हो गया एपीसी इक्वल टू 0.2 होगा ना इसका, हो 1 2 एकम 2 5 में 10 तो 0.5, हाँ 2 होगा प्लस 0.8। तो देखिए एपीसी आपका कितना आ जा रहा है 1 के बराबर आ रहा है, जबकि आपका एमपीसी कितना आ रहा है 0.8। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी। इक्वल्स टू 100 कहाँ से आया? अपने से मान लिए हैं, आप 50 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, आप लोग को समझाने के लिए लिख दिए हैं। आप बोलिएगा 20 कहाँ से आया, तो ये हाइपोथेटिकल ले लिए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा वाई है, तो अल्फा प्लस बीटा वाई यहाँ तो नहीं आप लोग को समझ में आ रहा था, तो ये भी तो हम लोग कर रहे थे ना कि एपीसी इक्वल टू क्या आ रहा था आपका अल्फा बटा वाई प्लस बीटा, जबकि आपका एमपीसी जो था डीसी बाई डी वाई ये आपका कितना आ रहा था बीटा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उस दिन भी समझाए थे कि देखिए ये दोनों में ये जो है ये कॉमन है, ये बीटा जो है दोनों कॉमन है, लेकिन ये टर्म इसमें क्या हो गया एक्स्ट्रा हो गया, इसका मतलब ये कुछ तो कंट्रीब्यूशन करेगा ना, प्लस में या माइनस में, प्लस में होगा जनरली क्योंकि माइनस तो होगा नहीं अल्फा, यही ना है जी ग्राफ में ये पोर्शन, ये नेगेटिव तो कभी होगा नहीं। तो इसका अगर एवरेज कांस्टेंट निकालेंगे वाई से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ना, तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा कि हमारा एपीसी जो होगा वो एमपीसी से ज्यादा होगा, किसमें शॉर्ट रन में, है ना। ये अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ये जो इक्वेशन होता है ना, ये शॉर्ट रन इक्वेशन होता है, शॉर्ट रन। और लॉन्ग रन में याद रखिएगा लॉन्ग रन में दोनों बराबर होता है ना, लॉन्ग रन में एपीसी इक्वल टू एमपीसी। आगे थ्योरी जब पढ़िएगा ना तब समझ में आएगा, फ्रीडमैन वाला ये सब वाला कि सिग्निफिकेंस ऑफ एमपीसी आप लोग को यहाँ पर पूछा जाएगा, है ना, या फिर उसी में ऐड करना होता है कि एमपीसी का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ एमपीसी एंड एपीसी, मतलब इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या है कि ये दोनों हमारा चेंज कब करेगा, है ना, एपीसी एंड एपीसी विल बी चेंज्ड, कब चेंज करेगा, कब चेंज करेगा जी, सी जो फंक्शन ऑफ वाई है, तो इसका मतलब इनकम घटेगा बढ़ेगा तो हमारा कंजम्पशन भी घटेगा बढ़ेगा। अगर मान लीजिए इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी मेरा बढ़ेगा, तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारा यहाँ पर दोनों हमारा क्या होगा एमपीसी भी बढ़ेगा और एपीसी भी बढ़ेगा, लेकिन कौन कितना बढ़ेगा ये नहीं पता, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब इनकम हमारा बढ़ेगा, है ना, तो एपीसी कितना बढ़ेगा और एमपीसी कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको पहला लिख लीजिएगा, व्हेन इनकम इंक्रीजेज, व्हेन इनकम इंक्रीजेज द एमपीसी फॉल, है ना, एमपीसी फॉल but
MPC fall but more than APC। ठीक है, कि देखिए आई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा, MPC घटेगा। देखिए इसको कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 10,000 रुपया था, है ना, तो 10,000 रुपया था तो आप इसमें से 8,000 रुपया कंज्यूम कर रहे थे, क्योंकि आपको पास इनकम कम था किसके तुलना में, आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के। लेकिन यही चीज अगर 20,000 हो जाएगा तो 20,000 हो जाएगा तो आपका कितना कंजम्पशन हो जाएगा। अब तो देखिए बहुत सारा रिक्वायरमेंट तो 8,000 में पूरा कर लिए, तो हो सकता है कि ये आप 15,000 रुपया खर्चा करें, ये ना होगा जी। फिर उसी तरह से अगर आपका 50,000 रुपया हो जाता है ना, 50 की, तो 50,000 हो जाता है तो आप कितना खर्च कीजिएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, मुश्किल से आप कीजिएगा 25,000 रुपया। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हम कंजम्पशन का एक रिक्वायरमेंट होता है जी, बेसिक रिक्वायरमेंट आपका पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपका पैसा तो बच ही जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। जैसे कि यही चीज अगर आपका 8,000 रुपया सैलरी रहता, तो अगर 8,000 रहता तो आप हो सकता है कि आप पूरी आप खर्च कर देते हैं, है ना, नहीं तो कम से कम 7,000 रुपया खर्च करते। तो अब देखिए सबका अगर हम APC निकालेंगे तो कितना होगा यहाँ पर, पहले देख लीजिएगा इसको बढ़िया से ना, कि इसको निकालेंगे अगर हम इसको APC निकाल रहे हैं तो APC क्या होगा, 7,000 बटा 8,000, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 9 72, 0.9 के आसपास होगा, इसको मान के चलते हैं। जैसे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा लेकिन 9 के आसपास हो जाएगा। अगर 8,000 से ये हो गया क्या C/Y, अगर 8,000 से बढ़ के कितना हो गया 10,000, 10,000 हो गया तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 10,000 बटा 8,000, तो ये और ये कट गया, भाई उल्टा लिख दिया, 8,000 बटा 10,000, तो ये और ये कट गया, तो ये कितना हो गया 0.8। ये क्या निकल रहा है हमारा, APC निकल रहा है। अगर 10,000 से 20,000 हो गया है ना, तो हम कंजम्पशन पे कितना कर रहे हैं 15,000, तो ये कितना हो जाएगा 20,000, तो ये और ये कट गया, तो इसको करेंगे तो 5 दिया 15, 5 चौक 20, तो ये कितना हो जाएगा 0.75। और जब ये हो जाएगा आपका कि आपका कंजम्पशन कितना हो गया 25 के, और आपका इनकम बढ़ के कितना हो गया था 50 के, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 0.5। ये बात समझ में आ गया यहाँ पे, कि जैसे जैसे इनकम हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिलेटिवली कम होता है। बढ़ तो रहा है लेकिन आई में जितना बढ़ रहा है उतना हमारा कम बढ़ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा कितना बढ़ रहा था 2,000 इनकम बढ़ा, लेकिन कंजम्पशन कितना बढ़ा 1,000। फिर यहाँ पर देखिए आपको सीधा सीधे 10,000 रुपया बढ़ा, 10,000 से सीधे 20,000 हो गया, लेकिन कंजम्पशन कितना बढ़ा आपका 7,000 बढ़ा। और यहाँ पर आपका बढ़ा कितना 30,000 बढ़ा, और कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है आपका 10,000। बात समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे APC इनकम बढ़ रहा है, हमारा APC जो है वो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, ठीक है, और MPC भी फॉल करेगा। तो हम MPC कैसे निकालेंगे, कि ये दोनों का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे ना। MPC कैसे निकालते थे, डेल C बटा डेल Y। तो अगर 8,000 से 10,000 गया तो कंजम्पशन में कितना चेंजिंग हुआ 1,000, बटा इनकम में कितना चेंजिंग हुआ 2,000। तो इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 0.5। अब दूसरा में देखते हैं कि 10,000 से फिर इसका कितना हो गया 20,000, तो बढ़ा कितना इनकम, इसका चेंज हुआ इनकम कितना 10,000, और इसका कंजम्पशन कितना बढ़ा 7,000। तो ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.7, है ना। फिर आगे का अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कितना बढ़ा हमारा 30,000 इनकम बढ़ा, कंजम्पशन कितना बढ़ा है आपका 10,000 रुपया बढ़ा ना, और इनकम कितना बढ़ा आपका 30,000। ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.339 3.33 हो गया। हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा था, यहाँ तो बढ़ रहा था, है ना, हमारा कंजम्पशन तो बढ़ रहा था यहाँ 0.7, लेकिन अब आगे जाएगा ना तो धीरे धीरे ये कम होगा।
तो देखिए अगर हम इसको यहाँ से यहाँ कंपेयर करते हैं तो इसका देखिए 0.9 हुआ, 0.8 हुआ, 0.75 हुआ, देखिए ये भी तो घट रहा है और ये भी घट रहा है, यहाँ से देखिएगा ना 0.7 से। लेकिन एमपीसी जो होता है वो ज्यादा क्या होता है, फॉल करता है किसके तुलना में। अब देखिए इसका जस्ट उल्टा होगा कि अगर इनकम हमारा बढ़े घटेगा, ठीक है, दूसरा क्या है कि व्हेन इनकम फॉल, ये भी सिग्निफिकेंस का पॉइंट है सर, ये भी सिग्निफिकेंस ऑफ एमपीसी एपीसी का पॉइंट है सर। हाँ उसी का लिखना पड़ता है। व्हेन इनकम फॉल द एमपीसी राइज, जैसे घटेगा तो बढ़ेगा, एमपीसी राइज एंड द एपीसी also rise, मतलब कि आई घटेगा तो आपका एमपीसी और एपीसी दोनों बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर कि जब ये यहाँ पर वापस जाएगा, कम होगा, तो 10,000 से अगर 7 ये यहाँ पर 50,000 से 20,000 आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 50,000 था तो उसमें एपीसी कितना था 0.5, और फिर अगर कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.75, है ना। फिर अगर इसमें से अगर 20,000 से 10,000 घटा देंगे तो ये फिर कितना हो जाएगा 0.8, मतलब कि बढ़ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है कि ये चेंज हो रहा है, 0.3 हो रहा है, और जब इनकम घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला में हम लोग क्या देख रहे थे कि जो एमपीसी फॉल करता है वो ज्यादा तेजी से फॉल करता है, या फिर यहाँ पर एक बार लिख लीजिएगा, है ना, इसमें देन एपीसी बट मोर देन द एपीसी, मोर देन द एपीसी, मतलब कि एमपीसी और एपीसी दोनों कम होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, लेकिन एमपीसी जो है वो ज्यादा तेजी से कम होता है किसकी तुलना में, एपीसी की तुलना में। अब देखिए इसी का जस्ट उल्टा होगा ना, कि जब अगर इनकम कम होगा तो दोनों बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एपीसी ज्यादा बढ़ेगा किसके तुलना में, एमपीसी के तुलना में। तो यहाँ क्या होगा, बट लोअर रेट, मतलब वैसे उलट के लिख रहा है, बट एट स्लोअर रेट, मतलब कि एमपीसी के टर्म में बोल रहा है कि दोनों तो राइज करेगा, लेकिन एमपीसी जो होगा वो कम राइज करेगा किसके तुलना में, एपीसी। कहने का मतलब कि जब इनकम हमारा कम होगा तो एमपीसी और एपीसी दोनों हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने का रेट किसका ज्यादा होगा, एपीसी का, ठीक है। और जब इनकम मेरा बढ़ेगा तो एमपीसी और एपीसी ये दोनों क्या होगा, मेरा फॉल करेगा, लेकिन एमपीसी जो है वो ज्यादा तेजी से गिरेगा किसके तुलना में, एपीसी के। नेक्स्ट जो है एमपीसी जो हमारा यूज होता है ये शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट रन कंजम्पशन एनालिसिस, ठीक है। शॉर्ट रन कंजम्पशन एनालिसिस कहने का मतलब है कि अगर आपको तुरंत आय चेंज हो जाता है, देखिए अगर आय आपका अभी 5,000 था तो 5,000 से सीधा आपको 10,000 हो जाएगा, तो ये तुरंत मतलब शॉर्ट रन का ना बात कर रहा है जी। लेकिन अगर हम लंबे समय का बात करते हैं कि जब से आप काम करना शुरू किए, मान के चलते हैं कि आप 25 साल से काम करना शुरू किए और आपका जो नौकरी खत्म हो जाता है आपका एंडिंग तक, मतलब कि आपका डेथ तक, मान के चलते हैं 25 साल से आप 75 साल तक आप जिंदा रहते हैं, तो अब देखिए इसमें हमारा क्या होगा कि इधर जो 25 साल से पहले जो हम किए थे वो नेगेटिव में थे हम लोग, डिस सेविंग में। यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए कि जब कमाना शुरू किए तो धीरे धीरे ये हमारा सरप्लस बढ़ना शुरू हो गया। 60 साल के बाद आपको क्या हो गया, रिटायरमेंट हो गया, है ना। तो फिर आप यहाँ पर 15 साल बैठ के खाएं, हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है, तो ये जो सेविंग यहाँ पर किए थे उसी को यहाँ पर खर्च कीजिएगा। तो ओवरऑल अगर हम जब देखते हैं पूरा लॉन्ग टर्म में, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म, एक पार्ट टाइम में, तो यहाँ पर हमारा एमपीसी काम नहीं करता है बल्कि एपीसी काम करता है ना। तो शॉर्ट रन एनालिसिस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर एमपीसी जो है इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट रन कंजम्पशन एनालिसिस, और एपीसी जो है एपीसी ये क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग रन कंजम्पशन एनालिसिस।
हम लोग अभी बेसिकली किसका पढ़ेंगे, केन्सियन का ना, ये शॉर्ट रन केन्सियन का जब हम लोग पढ़ेंगे, केन्सियन, तो ये इनका बेसिकली जो है शॉर्ट रन पे आधारित रहता है ना। तो शॉर्ट रन में अगर आधारित है, बेस्ड ऑन शॉर्ट रन कंजम्पशन, तो ये किनको इंपॉर्टेंट ज्यादा देंगे, ठीक है। इसलिए केन्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, एमपीसी को, क्योंकि इनका शॉर्ट रन एनालिसिस है। लॉन्ग रन में क्या बोलते हैं कि लॉन्ग रन में सभी चीजें मर जाती है, ठीक है, इनका अपना लॉजिक है। नो सर। अब एमपीसी का एप्लीकेशन क्या है इसका, केन्स इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों देते हैं एप्लीकेशन, तो केन्सियन इकोनॉमिक्स जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, उनका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट सर। अभी फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, बोला अंडर 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 एम्प्लॉयमेंट होता है तो फुल एम्प्लॉयमेंट तो क्लासिकल बोलते हैं ना। हाँ, अंडर एम्प्लॉयमेंट। वेज कट थ्योरी सर, वेज कट थ्योरी। क्लासिकल वाला केन्सियन में मिलेगा नहीं सर, ये तो सप्लाई केन्सियन क्रिएट्स तो, इट्स ओन डिमांड। अरे ये तो अथी का था। क्लासिकल क्या बोलेगा, पल्सर गाड़ी किन पे लगा हैं, इनका डिमांड साइड है ना, इफेक्टिव कोर कॉन्सेप्ट क्या है इनका, इफेक्टिव डिमांड है ना जी, इफेक्टिव डिमांड। तो ये बेसिकली एक इनको क्या बोला जाता है, डिमांड साइड इकोनॉमिक्स बोला जाता है, डिमांड साइड इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स बोलते हैं इनको, है ना। इनका जो कॉन्सेप्ट है वो डिमांड साइड को, डिमांड को कैसे बढ़ाएंगे। तो देखिए ये शॉर्ट रन का बात करते हैं, तो अगर हमारा ये इनका एप्लीकेशन जो है कि अगर मेन ये क्या बढ़ाना चाहते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़े, मतलब इफेक्टिव डिमांड में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो अगर ये एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एक्चुअल पेमेंट होता है किसका, एक्चुअल पेमेंट मेड बाय फर्म, और ये क्या होता है, एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट। तो देखिए अगर ये 100 रुपया कम से कम अगर पेमेंट करता है अपना प्रोडक्शन में, तो इसको 100 रुपया माल बेचने के बाद आना चाहिए ना कम से कम, ठीक है। तो इसको हम दूसरा भाषा में बोलते हैं क्या, कि मस्ट रिसीव, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्ट रिसीव, रिसीव इक्वल टू क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेड रिसीव, ठीक है, कि इतना इनको आना ही आना चाहिए और इतना एक्सपेक्टेशन आना चाहिए। तो क्या होता है कि डिमांड जब क्रिएट हो, मतलब कि दोनों बराबर होगा, ना तो हमारा सप्लाई बड़ा होगा ना तो डिमांड होगा, दोनों हमारा बराबर होगा। तो देखिए डिमांड बड़ा होगा, अगर डिमांड बढ़ता है इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि आप डिमांड ज्यादा करने लगे ना, ये महीना में आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, कपड़ा लिए, आप एक मिक्सी मशीन लिए, घड़ी लिए, है ना, तो आपका डिमांड ज्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होगा ना जी, कि नहीं। और एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो आपका एमपीसी बढ़ेगा, मतलब कि अगर आपका एमपीसी बड़ा होता है तो आपका एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, दोनों साइड से समझिए। और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट मतलब समझ रहे हैं ना, प्रोडक्शन ज्यादा करेगा ना फर्म, और आउटपुट ज्यादा करेगा तो ये क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट होगा, बढ़ेगा, तो हमारा इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट की ओर जाएगा। बात समझ में आया ये चीज हो, क्योंकि देखिए आउटपुट अगर वो करता है, आउटपुट या प्रोडक्शन, तो इसके लिए ये डिमांड करेगा ना जी, मोर डिमांड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब इसका डिमांड होगा, एम्प्लॉयड होगा, तो ये एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट करेगा, ठीक है। तो हमारा इकोनॉमी क्या करेगा, बूम की ओर जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जब क्रिएट होगा फिर इनकम बढ़ेगा, फिर कंजम्पशन बढ़ेगा, फिर एमपीसी आपका बढ़ेगा, ठीक है, फिर आपका आउटपुट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, इस तरह से लंबा चेन चलता रहता है। आगे जाके देखिएगा तो यही एमपीसी जो होता है ना हमारा, डिटरमाइन करता है कितना, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, है ना, कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं के डेल आई, तो हमारा इनकम कितना जनरेट करेगा वो के पे डिपेंड करेगा, और के जो है वो डिपेंड करेगा किस पर, आपका एमपीसी पे, क्योंकि के इक्वल टू क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। तो
ये जितना ज्यादा बड़ा रहेगा के का वैल्यू, है ना, मान के चलिए 100 रुपया आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और के आपका 5 है, तो ये आपका इनकम कितना जनरेट करेगा, 500 रुपया। तो ये पूरी ये जो केंशियन इकोनॉमिक्स जो है ना, उनका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस है वो एमपीसी और मल्टीप्लायर पर और एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड पे ही है। ये आगे जाके समझ में y इक्वल टू सी प्लस आई, है ना, एक्सपेंडिचर वाला से लेंगे, एक्सपेंडिचर दिखा रहा है ना, डिमांड हमारा क्या बताएगा, एक्सपेंडिचर। तो डेल y इक्वल टू क्या होगा, डेल सी प्लस डेल आई। अब देखिए आई हमारे यहाँ ऑटोनोमस कांस्टेंट मान लेते हैं ना, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आगे पढ़ाएंगे आप लोग को। तो डेल सी जो है ना, सी जो क्या है, फंक्शन ऑफ इनकम है, तो इसको लेते हैं ना सी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई। तो बीटा हमारा क्या है, एमपीसी है, तो इसी चलते इसको हम चेंजिंग वाला लेते हैं, इसको हम अभी नहीं लेते हैं। तो सी इक्वल टू इसको हम लेते हैं बीटा वाई। तो अब यहाँ पर बीटा हमेशा एमपीसी होगा ना। हाँ, बीटा के जगह आप बी भी ले सकते हैं। तो अगर इसमें, हाँ, इसमें अगर पुट कर देंगे डेल वाई इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा डेल वाई प्लस डेल आई, होगा ना जी। ये दोनों को एक साथ कर देंगे, डेल वाई माइनस बीटा डेल वाई इक्वल टू डेल आई, है ना। तो यहाँ डेल वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस बीटा इक्वल टू डेल आई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल वाई बटा डेल आई इक्वल टू 1/1 में। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल के ई इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। समझ रहे बात कि नहीं, समझ में आया हो डेरिवेशन। मल्टीप्लायर क्या होता है, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, है ना। तो यहाँ पर देखिए एमपीसी का यहाँ पर हमारा रोल, इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम मान लेते हैं कि के है, यहाँ पर इसको देखिएगा, ठीक है, कि ये डेल वाई बटा डेल आई है ना, इक्वल टू इसको जो है, इसको हम के मान लेते हैं, के। तो ये क्या हो जाएगा, डेल वाई इक्वल टू के डेल आई, हुआ ना। अब देखिए, अब मान के चलते हैं कि एमपीसी जो है आपका 0.5 है, तो के कितना हो जाएगा, 1/0.5 इक्वल टू 2 हो जाएगा, होगा ना जी। और इन्वेस्टमेंट में आप 100 रुपया चेंज कर रहे हैं, तो डेल वाई कितना हो जाएगा, 2 × 100। तो ये डेल वाई इनकम कितना जनरेट करेगा, 200 करेगा। लेकिन यही चीज अगर हम ये 0 पॉइंट बढ़ा देते हैं, इसको कितना कर देते हैं, एमपीसी जो है वो 0.8 है, तो आपका के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/0.2 हो जाएगा, 1 माइनस एमपीसी होगा ना जी। तो ये आपका एमपीसी है, तो एक घटाएंगे एमपीसी तो कितना हो जाएगा, 0.8, 1 माइनस 0.8 तो 2 आएगा, इक्वल टू 5 होगा। तो अब हमारा इनकम कितना जनरेट होगा, डेल वाई इक्वल टू 5 × 100, मतलब कि डेल वाई इक्वल टू 500, मतलब 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमको 500 रुपया जो है बढ़ेगा। तो ये दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना कि एमपीसी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, जिसका आय लेवल, इनकम लेवल से कोई मतलब नहीं रहता है ना, कि सरकार को उसको वेलफेयर के लिए खर्च करना होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए खर्च करना होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो बोलते हैं ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर, अनप्रोडक्टिव, मतलब उसको सरकार को मतलब नहीं है इनकम कितना है नहीं है। डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्रीज वर्सेस एमपीसी, है ना। डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री में एमपीसी क्या होता है, नेशनल इनकम प्रति व्यक्ति आय होता है ना इसका, कि एक व्यक्ति का कितना आय हिस्सा होता है, तो किसका, नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन, है ना। देखिए पर कैपिटा इनकम जो होगा वो क्या होगा, लो होगा। और वहीं पे अगर हम डेवलप कंट्री का देखते हैं, तो डेवलप कंट्री में पर कैपिटा इनकम क्या होता है, हाई होता है, हाई रहता है ना जी। हाँ सर। इसका क्या होता है, लो होता है। मतलब कि इन लोग का इनकम जो है, अगर हम डेवलपिंग कंट्री का अगर बात करें, डेवलपिंग कंट्री का इनकम जो होता है रिलेटिवली कम होता है, किसके तुलना में, डेवलप कंट्री का। तो यहाँ पर जो बताएं, अगर अब यहाँ से पूछेगा कि डेवलपिंग कंट्री में एमपीसी क्या होता है, यहाँ पर एमपीसी इसके तुलना में क्या होता है, इसका एमपीसी
पीछे वाला एग्जांपल अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो यहाँ समझ बता दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं समझ बताइएगा। जैसे मान के चलते हैं कि इसका जो है इनकम जो है कितना है 10,000 रुपया है ना, ठीक है, और इन लोग का इनकम जो है 50,000 रुपया है, ठीक है। मान के लिए चेंज होता है, चेंजिंग को ले लेते हैं। एमपीसी राज करेगा सर इधर वाले का डेवलपिंग का। तो अब एमपीसी किसका बड़ा किसका छोटा होगा? सर 10,000 वाला डेवलपिंग का बड़ा होगा 10, क्योंकि देखिए 10,000 रुपया लो इनकम है तो कंजम्पशन ज्यादा करेगा ना जी। मान के चलते हैं कि ये 8,000 रुपया कंजम्पशन करेगा और इसका 50,000 है, तो इसको मान के चलो पूरा हो गया तो इसको मान के चलो 25,000 रुपया कंजम्पशन में चेंजिंग आएगा, ठीक है। तो अगर इसका हम निकालेंगे एमपीसी तो इसका कितना आ जाएगा 8,000 बटा 10,000, तो ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 0.8 और इसका क्या हो जाएगा 25,000 बटा 50,000 0.5। तो इसका कितना हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पर क्या होगा कि एमपीसी जो होगा डेवलपिंग कंट्री में एमपीसी हाई होगा और डेवलप कंट्री में एमपीसी लो होगा। अब देखिए तो वॉल्यूम में बात नहीं कर रहे हैं, समझ गए बात की नहीं? समझ में आ रहा बात की नहीं हो? हम लोग यहाँ वॉल्यूम में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि रिलेटिव में बात कर रहे हैं, आय के तुलना में कंजम्पशन कितना कर रहा है, ठीक है। तो लोअर इनकम ग्रुप जो रहेगा वो अपना आय का मैक्सिमम भाग वो क्या करेगा, खर्च करेगा। हाँ, कंज्यूम करेगा या खर्च करेगा, तो उसका ऑटोमेटिक है कि एमपीसी बढ़ेगा। जैसे ये बेचारा 10,000 रुपया कमा रहा था जिसको घर संभालने में 8,000 रुपया लग जा रहा था, ठीक है, तो इसका एमपीसी कितना होगा 0.8। लेकिन एक आदमी है जो 50,000 रुपया काम कर रहा है और वो खा रहा है कितना 25,000, तो देखिए 8,000 से ज्यादा खर्चा हो रहा है ना 25,000। तो हमको ऐसे मैच नहीं करना है कि ये 8,000 है और ये 25,000 है, बल्कि हमको क्या कंपेयर करना है कि इनकम के तुलना में कंजम्पशन कितना कर रहा है, कितना हो रहा है, अच्छा ठीक है। तो देखिए इसी के चलते यहाँ पर क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्री में सेविंग कम होगा। देखिए अगर आपका डेवलपिंग कंट्री में जो है एमपीसी कितना है 0.8, ये कौन सा डेवलपिंग कंट्रीज और एक हो गया डेवलप कंट्रीज है ना। इसको यूडीसीएस बोलते हैं ना, अंडर डेवलप कंट्रीज, और इसको डीसी बोलते हैं शॉर्टकट में डीसीएस। तो इसका कितना आया 0.5, तो ये भी इसका एमपीसी आया इतना, तो एमपीएस इसका कितना होगा और इसका एमपीएस कितना होगा होगा तो वही 0.2 गया था 0.2 होगा सर, 0.5 होगा, उसका 0.5 होगा। तो देखिए यहाँ पर सेविंग कम होगा, हम्म, ठीक है, और यहाँ पर सेविंग ज्यादा होगा। अब देखिए अब यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कहाँ ज्यादा होगा, एग्रीगेट डिमांड फिर आपका इसमें ज्यादा होगा, अंडर डेवलपमेंट कंट्री में इसमें ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर आपका एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेवलप कंट्री में एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो आउटपुट भी प्रोड्यूस कम करेगा ना। हाँ, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के ज्यादा के जो अथी होगा तेजी से, इसलिए ट्रेड साइकिल कहाँ आता है जल्दी, डेवलप कंट्री में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेविंग पोटेंशियल जो है सेविंग ज्यादा होता है, इसलिए बोला जाता है कि अगर दोनों के बीच गैप है ना, किसके बीच, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई के बीच, तो इसको मेंटेन करने के लिए, आपका ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए क्या करना होगा, जितना सेविंग है उतना आपको फिर से इन्वेस्ट करना होगा। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या होता है जी, इक्वेशन में y इक्वल टू सी प्लस आई, और ये क्या है आपका बेसिकली एक्सपेंडिचर इक्वेशन है, एक्सपेंडिचर, और ये क्या हो गया इनकम, हो ना। तो इनकम इक्वेशन क्या होता है सी प्लस एस, तो दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस होगा। सी कट जाएगा, क्या बचेगा आई इक्वल टू एस। अगर आपको ग्रोथ मेंटेन करना है अगर आपको फॉर मेंटेनिंग द ग्रोथ, saving must be equal to investment। मतलब जितना सेविंग किया जा रहा है अगर उतना इन्वेस्टमेंट कर देगा तो ये डाउनफॉल नहीं होगा, जी। तब AD इक्वल टू AS हो जाएगा ना।